in our previous class we have thermodynamics, right? And in topic thermodynamics we have completed so many topics, and I have told you that we are going to discuss the only last topic, which is Gibbs free energy. In Gibbs free energy, I have also told you that Gibbs energy is something which is useful amount of work. It is something which is used to convert the work into useful amount, right? Other than that, we have studied that Gibbs free energy has told us about the spontaneity. And for discussing spontaneity, we have also studied that neither the entropy nor the enthalpy completely describe the spontaneity. So if I have to tell you the process which is spontaneous, I have to make sure combining the two to give you Gibbs free energy, which is delta G equals to delta H minus T delta S. यहाँ तक हमने सीख लिया था। इसके अलावा हमने एक टेबल सीखी थी जिसमें हमने स्टडी किया था कि अगर आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों फेवरेबल या नॉन फेवरेबल, तो उस केस में आप गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी टेबल कंप्लीट करने के बाद आपके पास आज का जो टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ये टेबल मैंने आपको बोली थी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी वो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को कंबाइन करके, बेशक वो आपका फेवरेबल कंडीशन हो, बेशक वो आपका नॉन फेवरेबल कंडीशन, दोनों को कंबाइन करके आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपको ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है जी, वो आपको कंप्लीटली वैल्यू डिटरमाइन करके बताता है। ठीक, इसके लिए हमने क्या सीखा था कि आपका टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है, टेम्परेचर एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर लो है तो उसके केस में हमने देखा था कि आपके कुछ रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी और कुछ केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी। बेशक आपका टेम्परेचर लो या हाई है, तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी एंथैल्पी और एंट्रोपी वो कौन सी कंडीशन को फेवर कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही फेवरेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी भी फेवरेबल है। अगर इन दोनों में से एक भी फैक्टर आपका नॉन फेवरेबल है, वो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमने देखा था कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इधर इट इज फॉर द स्पॉन्टेनिटी और द नॉन स्पॉन्टेनिटी। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? As we know very well in the lower classes we have studied, equilibrium कोई ऐसी चीज होती है जब हम हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और ऑन द सेम बेसिस वो प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट। जब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर हम उसमें टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें तो जिस इजीली जिस स्मूथली वे से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी वो सेम एज इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। दिस इज नॉट टू बी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के केस में आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 0। फॉर इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी इज 0। ठीक, एक बात और बच्चे, गिब्स फ्री एनर्जी 0 है, ये सेम चीज वही है जैसे हमने स्पॉन्टेनिटी में देखा। हमने स्पॉन्टेनिटी में भी ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, उस केस में जो रैंडमनेस है, जो एंट्रोपी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है ना। बोल सकती हूँ मैं एक बार कि मान लीजिए आपकी रिएक्शन यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो उसके अंदर जितनी भी रैंडमनेस चेंज हुई होगी, क्योंकि आपकी रिएक्शन वापस से पुरानी स्टेज पे आ रही है, इसका मतलब जितनी भी रैंडमनेस कम या ज्यादा होगी वो ओवरऑल 0 हो जाए। सेम एज इट इज आपकी गिब्स फ्री एनर्जी भी इक्विलिब्रियम के केस में 0 है।
इस बात को मैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर आपकी डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर आपकी डेल्टा जी नेगेटिव है तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यानी जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तब आपकी डेल्टा जी नेगेटिव खुद से हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, बिना किसी प्रेशर के। जब आपकी रिएक्शन पॉजिटिव है दैट मींस रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जा रही है, और इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होना चाह रही पर रिएक्शन बैकवर्ड इजीली हो रही है। ठीक है, तो जब हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे अपनी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को, हमारे पास जो ओवरऑल यूज की एनर्जी है वो आएगी आपकी जीरो फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट की हेल्प से हम और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। So my dear students, why do we need to study about the standard Gibbs free energy? पहली तो बात, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी नोट्स। ये वही नोट है जो हमने यूज किया था एंथैल्पी के केस में, जब हमने यूज किया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हमने यूज किया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हमने यूज किया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड सो। देखिए बच्चे, एक सिंपल सी बात है, ये जो केस है आपका डेल्टा जी नोट, वो मैं इसीलिए कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि इस केस में आपकी गिब्स फ्री एनर्जी मेजर की जाती है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर व्हिच इज 298 केल्विन एंड फिक्स्ड प्रेशर व्हिच इज 1 atmosphere। क्लियर? नाउ द पॉइंट इज, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। मान लीजिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट लैब में यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ, इंडिया में परफॉर्म कर रही हूँ, और इंडिया में मान लीजिए राइट नाउ एग्जांपल है टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल राइट अभी का टेम्परेचर। तो उस टाइम मेरी जो गिब्स फ्री एनर्जी आ रही है वो आ रही है मान लीजिए +100 जूल। ठीक, बट सेम एक्सपेरिमेंट इसी टाइम पे यूएस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और वहां पे जो टेम्परेचर है वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है एज कंपेयर टू राइट नाउ। तो वहां पे सपोज कर लीजिए कि टेम्परेचर है आपका -5 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो टेम्परेचर मेरा चेंज हो गया -5 आ गया, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगी माइनस माइनस पॉजिटिव होगी, कुछ और वैल्यू चेंज होगी। तो मान लीजिए आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी अभी राइट नाउ मेरी 100 जूल आ रही थी, उस टाइम वो चेंज होके आ रही है सपोज -50 जूल सपोज। ठीक, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, और दूसरे वाले बोल रहे हैं कि हमारी जो रिएक्शन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक ही टाइम पर हम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, हमने एक ही टाइप का रिएक्टेंट किया है, हमने एक ही टाइप का प्रोडक्ट किया है, हर बार हम दोनों चीजें सेम ले रहे हैं, एंथैल्पी भी हमारी वैल्यू भी चेंज है, सेम है, हमारी एंट्रोपी भी चेंज है, बट एक बोल रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एक बोल रहा है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्डाइज करें। उसको स्टैंडर्डाइज करने का मेथड क्या है? उसका स्टैंडर्डाइज करने का मेथड है जी, हमने टेम्परेचर को फिक्स कर लिया, चाहे आप कहीं पर भी परफॉर्म कर रहे हो, इतना टेम्परेचर हमको लेकर आना है व्हिच इज 298 केल्विन। हमने इतना प्रेशर अपनी रिएक्शन को प्रोवाइड कराना ही है व्हिच इज 1 एटमॉस्फेयर, तभी जाके मैं अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करूंगी, उसका ओवरऑल रिजल्ट। क्लियर है मेरी बात? तो इसी वजह से आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय डेल्टा जी नोट से। और अगर हम रिएक्शन के केस में ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसके केस में आपका डेल्टा जी नोट क्या होगा? ये होगा आपका डेल्टा जी नोट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट रिएक्टेंट। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है ये। डेल्टा जी नोट मेरा क्या होगा? डेल्टा जी नोट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट रिएक्टेंट, जैसे हमने एंथैल्पी में पढ़ा था, जैसे हमने एंट्रोपी।
ठीक है जी। तो अब हमने डेल्टा जी निकाल लिया है। डेल्टा जी निकालने की वजह से हमारा जो ये वाला रिजल्ट है वो भी अब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस डी डेल्टा एस नोट। ये ऑब्वियस बात है, कुछ नया नहीं सीखा है हमने पहले से। अब इस कंडीशन को जो मैंने आपको सिखाई है, जो समझाने की कोशिश की है, हमारी गिब्स एनर्जी को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इक्विलिब्रियम के केस में हमारी गिब्स की एनर्जी जीरो के इक्वल होगी। हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे और अपना एक नया रिजल्ट निकालेंगे, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक। बट उससे पहले मैंने आपको एक बात और बतानी है कि आपकी जो डेल्टा जी नोट है, ये किसी भी एलिमेंट के लिए जीरो होती है। किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या है, अगर आपको डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन लेनी है, डेल्टा जी नोट O2 लेनी है तो वो जीरो होगी। अगर आपको डेल्टा जी नोट हाइड्रोजन लेना है तो जीरो होगा। अगर आपको डेल्टा जी नोट S लेना है तो जीरो होगा। यानी एलिमेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, उसकी लिए की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी नोट जीरो। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका कोई यूज नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हिच इज हाउ कैन वी maintain a relationship between the equilibrium constant and Gibbs free energy. Equilibrium constant and Gibbs free energy. Constant. Okay. क्या मतलब है गिब्स की एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स की एनर्जी का रिलेशन मेंटेन करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या चीज, क्या बताता है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है उसमें हमने ये सीखा है कि हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसके केस में गिब्स की एनर्जी हमारी टोटल जीरो होती है। यानी जितना अमाउंट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगा है, जितनी एनर्जी यूज हुई है हमारी, सेम एज इट इज उतनी ही एनर्जी हमारी वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में यूज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल डेल्टा जी जीरो। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आप बहुत डिटेल में 7 चैप्टर में पढ़ोगे इसी क्लास में, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, जो थर्मोडायनामिक्स की बात का टॉपिक है। बट यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या है। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट की अमाउंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या है, इसको मैं से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सपोज दिस इज प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। concentration of product divided by concentration of reactant. ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, जब प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, इसके अलावा जो कोफिशिएंट है, जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है या रिएक्टेंट की है, उस कोफिशिएंट को हमने रेज कर देना है उसकी वैल्यू के तरीके से। मान लीजिए C3B1 A1 B2, 2 भी है, ये B2 हो गया, C3 है, ये C की वैल्यू 3 हो गई, टोटल D1 है प्लस। ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल लीजिए इसको, या रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल लीजिए, एक ही बात। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको K इक्विलिब्रियम भी लिख सकती हूँ, मैं इसको Q भी लिख सकती हूँ, दोनों का एक ही मतलब है। अब जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि हमारे पास एक ओवरऑल रिजल्ट आता है
डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K इक्विलिब्रियम। ठीक, इसके अलावा हमने अभी स्टडी किया है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए डेल्टा जी 0 है। इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने बात बोली डेल्टा जी 0। तो डेल्टा जी 0 हो गया which is equals to delta G naught plus RT ln K इक्विलिब्रियम। ठीक, जब मैं इस वैल्यू को इस तरफ ले जाऊंगी तो मेरे पास ओवर रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर मैं अपनी डेल्टा K इक्विलिब्रियम सॉरी नेचुरल लॉगरिथम है, जब मैं इसको लॉगरिथम 10 में कन्वर्ट करूंगी तो हमने ये बात पढ़ रखी है, हमारा ln log में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके लिए मुझे 2.303 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना। ये डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया है गिब्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, जिसकी हेल्प से हम अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ये रिएक्शन आप जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी विद द हेल्प ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, शायद एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उनकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट कर दोगे। टिल नाउ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर नाउ। अब आप लोग मुझे ये बताइए इस चैप्टर में पूरे थर्मोडायनेमिक्स में क्या आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी नो। Yes class, any doubt, any query, please let me know.